राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल का क्लिनिक, वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है। और आईपीओ लेके आने के पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि उनको एक स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना है। कंपनी का नाम है नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड। सो ये कंपनी किस तरीके से आज फ्यूचर में कमाई कर सकती है उसकी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आईपीओ से इनको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है और आईपीओ में लिस्टिंग गेन के क्या प्रॉफिट्स बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ की। सो यहाँ पे 28 जुलाई से 2 जुलाई के बीच में 28 जून से 2 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 90 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने रखा है। तो आपको एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ लगाने के लिए 1,44,000 की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी 41 करोड़ रुपीज उठाना चाह रही है और पूरी जो खुद की वैल्यू लगा रही है, जो हॉस्पिटल अपनी वैल्यू लगा रहा है क्लिनिक, वो है 148 करोड़। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे कंपनी उठाने चाह रही है, जो कि वैल्यू लगाने के हिसाब से। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ था, डॉक्टर प्रतिम सेन गुप्ता, इनके पास में आज के दिन उनके और इनके परिवार के पास में जो शेयर होल्डिंग है वो 85% के आसपास में आज के दिन आईपीओ से पहले और आईपीओ के बाद में लगभग 60% के आसपास में रह जाने वाली है एज पर डिटेल्स की बात। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी ये जो क्लिनिक है पर्टिकुलरली काम कैसे करते थे। 2014 में ये क्लिनिक खुला था और उसके बाद में मेनली जो इनका काम स्टार्ट हुआ था वो किडनी के अंदर में जो फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर, उसके बाद में जो अब किडनी का मेन काम होता है जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करना, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो इनका एक जो प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं रेनल इनसफिशियंसी ट्रीटमेंट, जिसमें ब्लड जो होता है उसको वो ट्रीट किया जाता है, साफ़ किया जाता है टाइम के साथ में, क्योंकि किडनी तो कर नहीं पाती। तो वो जो मेन काम जो किडनी से रिलेटेड हॉस्पिटल ये काम, ये जो क्लिनिक है ये करता है। इसके बाद में और भी आज के दिन इनके अच्छे खासे काम चल रहे हैं, दूसरी बीमारियों से रिलेटेड भी ये तो आज के दिन काम कर रहे हैं। लगभग 10 कंसल्टेंट्स इनके पास में परमानेंट रहते हैं, 70 एक्सपीरियंस पैरामेडिकल्स हैं और बाद में बाकी बाहर से डॉक्टरों को भी बुलाते रहते हैं। सॉरी, 10 विजिटिंग कंसल्टेंट, 5 परमानेंट डॉक्टर्स हैं इनके पास में। अब ये इनके पास में जो मेन क्लिनिक है इनका, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में है, ये चंदन नगर के अंदर में, जहाँ पर जो एरिया है 5,352 स्क्वायर फीट है, पर ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, बट आज के हिसाब से ठीक ठाक। और बाकी इनके और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनके थ्रू ये अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो ये अपनी प्रोवाइड करते हैं और अच्छा पैसा छाप रहे हैं, पैसा कम नहीं छाप रहे हैं, बहुत अच्छा छाप रहे हैं। 110 के आसपास में लोगों को 110 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड अबाउट दिस कंपनी टिल नाउ। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी पैसा उठाना तो सारी है, बट इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, तो वो ये है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनको खोलना है। ये इन्होंने मेन रीज़न यहाँ पर बताया है। तो रीज़न भी अच्छा है, कंपनी अच्छा कमा भी रही है, अभी तक सेवा भी अच्छी कर रही है, हॉस्पिटल भी ठीक चल रहा है। ठीक है, अब कंपनी अब तक कैसे कमा रही है उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो 21 में 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास में कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था और नेट प्रॉफिट्स फिर भी निकाली 8 लाख का। ओके, फिर 3.5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, नेट प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं निकाल पाई। फिर 17 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कर लिया 2023 के अंदर में। 2 साल बाद में देखो कितना अच्छा खासा जंप भी इन्होंने देखने को मिला, क्योंकि इनके सेंटर्स बहुत अच्छे खासे खुल गए तब तक, जिसकी वजह से एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर से भी बेनिफिट आने लग गया। तो यहाँ पे इन्होंने 2 करोड़ रुपए कमा लिए और इस साल जो इन्होंने 9 महीने के अंदर में ही 19 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए कमा लिए। नाउ दैट्स अगेन ग्रेट, जो कि पूरे साल के अंदर में हो सकता है कि ये 3.5 करोड़ रुपए अगर इन्होंने लगभग अगर 9 महीने में कमा लिए हैं तो 4.5 करोड़ के आसपास में पूरे साल में कमा लेंगे प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में, राइट। सो दैट इज अगेन गुड। और वैल्यू जो अपने लगा रहे हैं 148 करोड़ रुपीस लगा रहे हैं। सो इसके हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 32 का, जो कि हॉस्पिटल्स के हिसाब से जिस हिसाब से कमाई कर रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रोथ है इनकी, तो 32 का पी रेशियो इज अच्छा माना जा रहा है अभी के हिसाब से। जिस हिसाब से अभी वैल्यूएशन चल रहे हैं कंपनीज के, हॉस्पिटल्स के, उस वैल्यूएशंस के हिसाब से ये जो पी रेशियो अच्छा है। वैसे तो पी रेशियो अच्छा नहीं माना जाता, बट इनका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के बाद में और भी अच्छा ग्रोथ स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। दैट्स अगेन पी रेशियो अच्छा मान सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे कंपनी 14 करोड़ की आज के दिन इनकी नेटवर्थ है और यहाँ पर 41 करोड़ रुपीज़ और उठाना चाह रहे हैं। सो 14 + 41 54। सो 54 का 141 के हिसाब से 54। सो पी बी रेशियो आ रहा है 2.7 का। नाउ दैट इज अगेन गुड। ये कंपनी अब पीबी रेशियो ये गुड माना तो जा सकता है, बट इनके पास में इतना अच्छा भी नहीं मान सकते हैं। उसके पीछे रीजंस पर अभी चर्चा करेंगे, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। सो अब ये तो डिटेल्स होगी जो पब्लिकली अभी तक अवेलेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी आरएचपी के अंदर में क्या दिक्कतें कहीं नज़र आ रही हैं। अब पहली चीज़ तो देख लेते हैं, कंपनी जो हॉस्पिटल खोलने वाली है, सो एक ये बोल रहे हैं कि 60 बेडेड एक हॉस्पिटल है, जो कि
लीज पर ये लेने वाले हैं, और वो 60 बेडेड हॉस्पिटल को ये 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करने वाले हैं इस आईपीओ के पैसों से। और 26 करोड़ रुपए, 41 करोड़ में से 26 करोड़ रुपए ये इसी हॉस्पिटल में खर्च करने वाले हैं, इसके उसको प्रोसीजर को यूटिलाइज करने वाले। दैट इज़ फाइन, मतलब कम हॉस्पिटल जो है ये खरीदने नहीं वाले हैं, हॉस्पिटल रेंट पे लेने वाले हैं, फिर उसके अंदर में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के ऊपर, इनके ऊपर में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आज के दिन में नहीं है, ना हॉस्पिटल के ऊपर में है, ना प्रमोटर्स पे है, ना डायरेक्टर्स पे, ना इन्होंने कर रखी है, ना इन पे किसी ने कर रखी है, ना दैट्स अगेन ओके। बट अभी भी मैं सोचता हूँ दो चार तो होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिलता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना हो, सिविल प्रोसीडिंग्स हो तो भी चलेगा, बट टैक्स प्रोसीडिंग्स नॉर्मल चल नहीं रहनी चाहिए। क्यों चलती रहनी चाहिए हो, क्योंकि वो तो होता ही है। आईटी डिपार्टमेंट को लगता ही है कि इन्होंने हमें टैक्स कम दिया है, और कंपनी को हमेशा लगता है कि हमने टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो हमेशा कंपनी टैक्स बचाने की कोशिश करती है, आईटी डिपार्टमेंट टैक्स लेने की कोशिश करता है, तो वो केसेस तो एक दो तो चलता ही रहता है हर कंपनी के ऊपर में, उससे एक्सपीरियंस भी हो जाता है। बट यहाँ पर वो भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी की जो आज के दिन जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉपर्टीज़, तो वो प्रॉपर्टीज़ में से एक भी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है इनकी, जो भी क्लिनिक जिन पे भी चल रहा है सारे लीज पर हैं, और जो लीज है वो बहुत ज़्यादा है। इनका जो मेन जो जो चल रहा है आज के दिन प्रॉपर्टी, वो 20,000 स्क्वायर फुट का एरिया है, जो कि 21 साल की टेन्योर के लीज पे लिया हुआ है, 15 लाख रुपए पर महीना का कंसिडरेशन है उसका। सो दैट इज़ वेरी महंगा। सो यहाँ पे 8,000 के हिसाब से भी क्लिनिक है, ये भी है 2.5 लाख के हिसाब से भी है। सो सारे जितने क्लिनिक हैं, सेंटर्स हैं, वो सारे रेंट पर ही हैं, कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, इनके आज के दिन दूसरे कॉम्पिटिटर्स पे, जैसे कंपनी का नाम है नेफ्रो केयर्स इंडिया लिमिटेड। अब इसको अगर देखते हैं तो ये और भी मार्केट में कंपनियां हैं, जो कि नेफ्रो केयर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि पहले से खुली हुई है इनके, जो कि तेलंगाना बेस्ड कंपनी है, वो भी सिमिलर सा ही काम करती है। सो इनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है नाम को रिटेन रखने के अंदर में। अगर आप लोग देखते हैं कि ये अपना जो ब्रांड नेम है उसको रजिस्टर नहीं करवा पाए हैं, नेफ्रो केयर को कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया, नेफ्रो केयर रजिस्टर करवाने की कोशिश की, नहीं हो पाया। कहाँ पे भी इन्होंने नेफ्रो केयर को रजिस्टर करवाने की चेक की है, देखो फॉर्मेलिटी चेक फेल, राइट। तो नेप्रो केयर को ये रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं, सो इनके नाम के अंदर में कल को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल को ये फेमस हो जाते हैं तो कोई दूसरा हॉस्पिटल अब इनके नाम को चुरा लेगा और अपने नाम से खोल लेगा। सो ऑलरेडी कंपनी जो तेलंगाना बेस्ड है वो इनके ट्रेडमार्क का यूज़ कर सकता है, उसको फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। इनके नाम के ऊपर में जो रजिस्टर्ड है वो है केयर मेड नाम से, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। NCIL वाला जो ये है, ये वाला लोगो, ये मार्क फॉर एग्जाम हो गए है, ये शायद इनका रजिस्टर हो सकता है। सो ब्रांड इनका जो कंपनी नेम है, जो ट्रेडमार्क है, वो कल को दिक्कत कर सकता है इनके लिए, कल को इनको नाम अपना चेंज करना पड़ सकता है दूसरे नाम के अंदर, ये दूसरी कंपनी को फ्री फोकट में। तो यार मैं तो सोचता हूँ देख लेते पहले, ऑफिस का नाम खेल खोलने से पहले। वो बतेरे नाम है दुनिया के अंदर में, थोड़ा तो दिमाग लगा लेते, जो लिस्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल वही नाम क्यों यूज़ करना है, नाम तो ढंग का दूसरा ले लो। दूसरा हम लोग देखते हैं कि मैंने चेक करने की कोशिश की कि जो ऑलरेडी जो तेलंगाना बेस्ड जो कंपनी है जिसका नाम नेफ्रो केयर है, उसके मालिक और इस कंपनी के मालिक सेम तो नहीं है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया एमसी की वेबसाइट के ऊपर में जाके, तो वहाँ पर वो लोग अलग हैं, ये लोग अलग, ये मालिक लोग पूरा अलग है, वो पूरा ही हॉस्पिटल अलग है, ये हॉस्पिटल पूरा ही अलग है। तो कोई भी कनेक्शन यहाँ पर वो है नहीं, वो जिसको हम बोलते हैं ना इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कल को फ्यूचर में आ सकता है कि डायरेक्टर है उसको तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है, और जो इन्वेस्टर है उसको सिर्फ एक सर्विस से फ़ायदा हो रहा हो, ऐसा भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। दैट्स अगेन फाइन। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आज के दिन अगर कंपनी का, अब हम थोड़ा सा जो बैलेंस शीट है उसको अगर एक बार चेक करते हैं। सो बैलेंस शीट के अंदर में 20 करोड़ के आसपास की इनकी पूरी बैलेंस शीट है आज के दिन में, और 20 करोड़ के अंदर में से रिसेंटली इन्होंने पैसे डाले हैं कंपनी के अंदर में 13 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि 9 करोड़ रुपए तो इन्होंने जो एक्स्ट्रा जो पैसे डाले हैं कंपनी के अंदर में, वो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में डाले। मतलब ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये बोल रहे हैं कि ये है आर्बिट्रेज, एक्सिस आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं। मतलब कंपनी हो करके म्यूचुअल फंड में पैसे डालने पड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, वहाँ से पैसा कमाना पड़ रहा है, बिजनेस किस लिए फिर, राइट। दूसरी चीज़, एक्सिस का जो म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं वो भी रेगुलर ग्रोथ में डाले हुए हैं, रेगुलर फंड, जो भी डायरेक्ट फंड के अंदर डाले हुए। ये फालतू का 7-8 लाख रुपए तो यहाँ फ्री का दे रहे हैं बिचौलियों को कमीशन के बेस के अंदर में।
देख रहे हो यहाँ पे, उसका भी अगर मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आप लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ये देखो, ये है आर्बिट्रेज, एक्सिस आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। और इसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं अगर हम लोग डायरेक्ट प्लान के थ्रू डाल देते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.31। तो यहाँ पे 0.7% का एक्स्ट्रा नुकसान ये हर साल 9 करोड़ रुपए के ऊपर में खा रहे हैं। अब 9 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर निकाल के देखते हैं तो कम से कम ये होता है 6 लाख रुपए के आसपास में। तो 6 लाख रुपए का तो फ्री का नुकसान खा रहे हैं। अगर इनको करना क्या है, सिंपल काम करना है, आर्बिट्रेज जो एक्सिस आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ वाला है, जो जो कि इनडायरेक्ट फंड है, उसका सिर्फ नाम बदलना है। क्या करना है, डायरेक्ट फंड में डाल देना है। सेम फंड है, सेम पैसा है, सेम ग्रोथ है, सब कुछ सेम है, बस बिचौलिए को बीच में नहीं रखना है। बिचौलिए को बीच में रखते ही तो यहाँ पर ये 6 लाख रुपए का फालतू नुकसान कंपनी यहाँ पर इसके म्यूचुअल फंड पे खा रही है। और मैं तो दूसरी चीज़ ये कहता हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा कर ही क्या रहा है, राइट? आपका बिजनेस है, बिजनेस में लगाओ। आपको मार्केट से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, जबकि आपके पास में जो पैसे पड़े हैं वो खुद आपने म्यूचुअल फंड में रखे हुए हैं। मतलब आपके पास में ग्रोथ प्लान तो कुछ है नहीं खास। तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर में, कि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आ रहा। बाकी कंपनी आज जैसे कैसे कमाई कर रही है, दैट इज़ गुड। कंपनी के जो प्लान्स कंपनी ने आईपीओ में बताए हैं, दैट आर ऑल्सो गुड। बट मैनेजमेंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है मैनेज करने के ऊपर में। बट नए लोग हैं, हो सकता है टाइम के साथ में सीख जाएं। बट बस इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो, दैट्स ऑल आई होप फॉर। और जो वैल्यूएशंस हैं मुझे आज के हिसाब से ठीक लगती हैं, पर्सनली ठीक लगती हैं। बाकी आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, एडवाइजर से पूछ के। बाकी मैं पर्सनल बेसिस के ऊपर बताऊं, सो 1% अपने पूरे टोटल पोर्टफोलियो का 1% इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया जा सकता है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन इस कंपनी को मिल सकता है, देयर आर चांसेस। आज के दिन अगर जीएमपी हम लोग देखते हैं, सो 1 सेकेंड, जीएमपी 0% आ रहा है अभी, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन आई है, तो 1-2 दिन में अपडेट होगा। सो अगर जीएमपी परसेंटेज अगर मोर देन 50% रहता है तो लिस्टिंग गेन के भी अच्छे चांसेस में देखने को मिल सकते हैं इसमें। लॉन्ग टाइम से के हिसाब से भी मुझे ठीक लगता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।